हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है लॉज ऑफ मोशन का, उसका नाम है फोर्स। फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन दी फॉर्म ऑफ पुश और पुल, धक्का या खिंचाव, जो किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है। या तो मोशन में आ जाती है या नहीं आती है, वो डिपेंड करता है उसका इनर्शिया कितना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक ट्रक का, याद है ना? ठीक है, उसी टाइप से फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which changes or tries to change the position या to change the state of body। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे लाने की कोशिश करेगा या कर देगा, या मोशन में है तो रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा या कर देगा। वैसे ही जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा या कर देगा। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर? 9th में पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई? फोर्स की बात समझ में आ गई। टाइप्स, फोर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज में। फिलहाल हम फोर्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं भाई? चलो देखते हैं। इधर से मैंने कुछ ब्रांचेज बना देता हूं इसकी, इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, यहां मैंने लिखा कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको मैंने लिखा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहां मैंने लिखा वीक फोर्स, और यहां मैंने लिखा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जो कॉन्टैक्ट में हो। कॉन्टैक्ट में क्या होता है? टेंशन। ये क्या होता है बेटा? टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। समझ गए? कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या होगा? टेंशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, फ्रिक्शन होगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है भाई। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ गई? वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब वीक फोर्सेज होते हैं, जैसे वीक वंडरबल फोर्सेज होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स ये एटम से रिलेटेड है। एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? और न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, और इस रीजन में ये फोर्स एक्ट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? और ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? 12th में पढ़ेंगे। वीक फोर्स केमिस्ट्री का पार्ट है। ये वीक फोर्सेज होते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज से रिलेटेड है। चार्जेज की वजह से जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दो मैग्नेट में जो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। ये दोनों चीजें हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हालांकि 10th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई? हम अभी चर्चा करने वाले हैं टेंशन पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, स्प्रिंग फोर्स पे भी नहीं करेंगे, फ्रिक्शन पे भी नहीं करेंगे। ये दोनों नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं। ये दोनों चीजें किसमें आने वाली हैं? नेक्स्ट चैप्टर में।
ये अभी भी आ जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा फ्रिक्शन आएगा, स्प्रिंग हम अभी पढ़ेंगे, क्लियर। फिर इसके बाद बात आती है टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, स्प्रिंग की बात भी अभी नहीं करेंगे वैसे। ओके, इन सब की अब हम चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन, समझ गए। फोर्स का बेसिक बात क्या होती है हमें पता थी। अब फोर्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे क्या इफेक्ट होता है इनका बेसिक जो टाइप है वो हम पढ़ लेते हैं, ताकि आगे हम कंटिन्यू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बेटा नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं इसको, वेट, समझ गए। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है 9th में पढ़ा हुआ आपने। कोई भी दो बॉडी है, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों बॉडी में अगर डिस्टेंस r है सेंटर्स के बीच में, तो दोनों में जो फोर्स होता है वो क्या होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए मेरी बात। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे फोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, चाहे फोर्स बहुत ज़्यादा हो, इफेक्टिव हो। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे बीच में, मेरे और कैमरे के बीच में जो फोर्स है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत वीक है। क्योंकि यहाँ जो जी की फैक्टर होती है वो 10⁻⁻11 के ऑर्डर में होता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 10⁻12 10⁻15, तो ये प्लैनेट्स या बड़ी बड़ी बॉडीज का हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हम यूज करने वाले हैं, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और ये कोई बॉडी है, तो किसी भी बॉडी का जो वेट होगा वो किधर होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। मान लो बॉडी को मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, और ये बेटा क्या होगा, ये अर्थ। तो बॉडी का जो वेट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, mg, ठीक है। mg क्या होगा बेटा, वेट, ठीक है। अगर ये बॉडी यहाँ रखी जाए तो इसका वेट भी अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। क्लियर है मेरी बात, सेंटर ये मान लेते हैं ना। अगर एक बॉडी यहाँ रख दी जाए तो इसका वेट भी अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो ये सब चीजें क्या है, वेट, mg। क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी का वेट, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरा जो वेट है वो ग्राउंड में है नीचे की तरफ, वो क्या है, mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड वन, तो वो लेते हैं हम टेंशन। क्या लेते हैं बेटा, नंबर 2 टेंशन। बेसिक बातें कर रहे हैं अभी, डिटेल में तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूनिट 6 में आएगा, ग्रेविटेशन में फुल डिटेल में पढ़ेंगे उसको वहां पे। टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव, ठीक है। टेंशन जनरली किस में आएगी, स्ट्रिंग में आएगी, रॉड में आएगी और स्प्रिंग में आएगी, ठीक है। किसी में भी आ सकती है टेंशन, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अवे होती है। कैसे भाई, समझाओ। देखो, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक रिजिड स्पॉट है। ऐसे करने का मतलब एक फिक्स स्पॉट है, यहाँ से कोई रस्सी हमने हैंग कर दी, एक वेट लटका दिया कुछ भी mg, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अवे, या तो यहाँ पे इस साइड देखें तो क्या है, बॉडी, तो इससे अवे टेंशन कहाँ आएगी, इधर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखें तो इससे अवे टेंशन कहाँ आएगी, इधर। बात समझ में आ गई। तो जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, स्प्रिंग बंधी हुई है, रॉड बंधी हुई है, उससे हमेशा अवे। बात समझ में आ गई। और देखिए, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रिजिड स्पॉट ली और यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया ग्राउंड पर, समझ गए। यहाँ बताओ टेंशन कहाँ आएगी, तो ये यहाँ पे फिक्स है तो इससे अवे, ये यहाँ फिक्स है तो इससे अवे। बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ठीक है। इसी टाइप से मान लो मैं पुल्ली की बात करता हूँ। पुल्ली हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना, मास लेस पुल्ली, अरे बोलो।
कुएं पे देखा होगा गांव में लेडीज पानी खींचती हैं, ऊपर गिरनी सी होती है, वही पुल्ली है। यहाँ पे हमने मास लगा दिया, ठीक है, ये M1 ये M2। फिलहाल हम टेंशन की बात करेंगे। तो बताओ बेटा टेंशन, यहाँ पे ये पॉइंट, टेंशन इधर, यहाँ पे ये पॉइंट, टेंशन इधर, यहाँ पे ये पॉइंट कॉन्टैक्ट, टेंशन इधर, यहाँ पे ये पॉइंट, टेंशन इधर। क्या बात समझ में आई? टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आगे, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें करें। पुल्ली मासलेस है, स्ट्रिंग एक ही है, तो एक ही स्ट्रिंग के लिए टेंशन हर जगह सेम रहेगी। बोलो, एक ही स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी? सेम, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह क्या होगी? सेम, ठीक है। और स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? सेकंड पॉइंट ले इसी में, स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए। स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग अगर एक ही है तो हर जगह टेंशन क्या होगी? सेम। स्ट्रिंग एक से ज्यादा हो जाए तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। भाई बात आए, किसी ने सोचा कि स्ट्रिंग भाई मास वाली हो तो, स्ट्रिंग मास वाली हो तो भी टेंशन अलग अलग होगी, ठीक है। इफ स्ट्रिंग हैज मास देन टेंशन इज डिफरेंट at different tension is different at different points। बात समझ में आ गई? अगर स्ट्रिंग में मास है तो अलग अलग पॉइंट पे, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। तो टेंशन की डायरेक्शन समझ में आई, पॉइंट्स हमेशा आवे। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगी। अगर इसका मास हो जाए तो इसका मास हो जाए तो टेंशन भी अलग अलग होगी, इधर की अलग इधर की अलग। समझ रहे हो ना? पुल्ली अगर मास वाली है तो इसका मास अगर होगा तो इधर की टेंशन सेम, इधर की टेंशन सेम होगी, बट इससे अलग होगी। ये T1 है तो ये T2 होगी। समझ गए ना? क्यों होगा ऐसे, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, टेंशन क्या होती है, कैसे होती है, समझ में आ गई, ठीक है। और देखो, हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन की बात करते करते देखो, सपोज करो आपको कोई ऐसे दे दे, ये दे दिया, यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पर भी एक ब्लॉक लगा दिया, ड्रॉ टेंशन। भाई टेंशन बताओ कैसे कैसे आएगी? तो देखो, पुल्ली मासलेस, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंशन इधर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ टेंशन इधर। बात समझ आ गई? ठीक है। ये पॉइंट है तो टेंशन इधर, ये पॉइंट है तो टेंशन इधर, ठीक है। अब ये देखो, जनरली हम लोग ये यूज करेंगे, ये टेंशन यूज करेंगे, इसका रेयर यूज होगा, ठीक है। होगा जरूर, लेकिन अभी इनिशियली नहीं होगा, ये मेन है, लेकिन आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। और देखो, मान लो इस टाइप से आपको दे दिया जाए, यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी जाए, ये एक ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक, ये M1 ये M2, इसका मास अलग अलग है, पुल्ली फिर भी मासलेस है। बताओ टेंशन कैसे आएगी? तो बेटा यहाँ ये पॉइंट कांटेक्ट का टेंशन इधर, यहाँ पे देखा जाए तो इधर, यहाँ देखें तो अवे और यहाँ देखें तो अवे। बात समझ में शायद आ गई होगी। टेंशन कैसे लेनी है, टेंशन कैसे लेनी है, ये बात मुझे समझ में आ गई। टेंशन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे जब, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे, अभी हम टेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन कैसे ड्रॉ करनी है समझ में आ गया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सपोज करो मेरे पास एक वेज है, वेज कोई लकड़ी का गुटका ब्लॉक टाइप से, यहाँ पे मैंने एक पतली सी रॉड लगा दी और यहाँ मैंने एक दीवार लगा दी इसके साथ।
समझ गए, इस टाइप से। ड्रॉ टेंशन, तो टेंशन तो रोड में आएगी ना बेटा, ये रोड है, यहाँ टेंशन इधर, यहाँ पे ये इधर, खत्म। और कोई बात नहीं, टेंशन रोड स्प्रिंग या पुल्ली में आएगी, ठीक है, सॉरी रोड स्प्रिंग या स्ट्रिंग में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? देखो स्प्रिंग में भी टेंशन वही आती है, मैंने बनाया नहीं, ये स्प्रिंग ले ली जाए तो स्प्रिंग में भी टेंशन उसी तरह आती है। पॉइंट यहाँ पे बंधा हुआ है जैसे ब्लॉक, तो ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ है तो इधर आ जाएगी, इधर से मान लो ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ है नीचे आ जाएगी। वही स्ट्रिंग वाली बातें, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको, स्प्रिंग का भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? इट इज द रिएक्शन force offered by a surface in contact of a body। एक बॉडी के कांटेक्ट में जो सरफेस है वो उस बॉडी के वेट के अगेंस्ट जो कांटेक्ट, जो रिएक्शन फोर्स ऑफर करेगा उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, 9th में पढ़ा हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। देखो सपोज करो, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर, ये मेरे पास एक ब्लॉक, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है ना। ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ होगा, बात समझ में आ गई। ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर भी रिएक्शन लगाया, कहाँ लगाया? इधर मान लेते हैं, कितना लगाया? n। बात समझ में आ गई। इस ब्लॉक का खुद का वेट नीचे की तरफ, इसके ऊपर रिएक्शन लगाया ऊपर की तरफ, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको पता है अगर इस सरफेस ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया n, लगाया ना, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर लगाएगी n। अरे हाँ है ना, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ बुक्स में r भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आ गया। अब आप लोग सोचोगे तो ये n है, mg लगा तो दिया, वेट सही है बिल्कुल, mg लगा दिया, लेकिन इसको n लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? क्योंकि mg तो इसका खुद का वेट है, mg या देखा जाए तो ये देखो mg तो इसका खुद का वेट है, समझ रहे हो ना। तो mg खुद का वेट इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन इसने जो इस पे लगाया, इसने इसको n ऑफर किया, तो ये भी n ही होगा, लेकिन इस केस में n और mg क्या होंगे? बराबर। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि n ही mg है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। n और mg क्या होंगे यहाँ पे? बराबर। लेकिन समझने वाली बात देखो, इसका वेट नीचे, इसने क्या लगाया? n। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, आपको इतना तो पता ही नहीं था, पढ़ा हुआ है। तो इसने n लगाया तो ये भी कितना लगाएगा? n। तो ये n और n इस टाइप से होंगे, बात समझ में आ गई। हालांकि mg भी है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे? n आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n यहाँ पे आ गया, और बॉडी का जो वेट था वो क्या था? mg, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट तो बड़ी अच्छी सी बात, बस भाषा समझ में आ जाती है। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, कभी कभी एक पतली सी बॉल, छोटी सी कोई बॉल पॉइंट ऑफ कहीं पे गिरा, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसके परपेंडिकुलर की बात करेंगे। देखो ये सरफेस है,
यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इनके परपेंडिकुलर लेके चलना है स्टेप से, ये इधर और ये इधर, ठीक है। बाकी आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस इन कॉन्टैक्ट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मेरा वेट नीचे की तरफ, ग्राउंड ने मेरे को बैलेंस किया हुआ है, नहीं तो ग्राउंड टूट जाता और मैं ग्राउंड के अंदर चला जाता। तो ग्राउंड ने मेरे वेट को बैलेंस किया, वो फोर्स कहाँ आया, ऊपर। भाई मेरा वेट नीचे, ग्राउंड ने मेरे को बैलेंस किया वो ऊपर, तो बैलेंस किया वो नॉर्मल, मेरा वेट नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये ग्राउंड, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो मेरा वेट नीचे, ये नीचे। अब मैं आपको बता रहा था कि ग्राउंड ने मेरे ऊपर क्या लगाया, एन, तो मैंने क्या लगाया इस पे, एन। बात बराबर है, ये दोनों सेम चीज है फिलहाल। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर। एम जी कब यूज करेंगे, जब इस बॉडी की बात करेंगे। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बात करेंगे हम कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये लेना है, बात समझ में आ गई। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स, ठीक है ना। एक बॉडी जो रखी हुई है उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, वेट के अपोजिट। सपोज करो ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा इसका, ये सरफेस इन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट पॉइंट हो चाहे सरफेस इन कांटेक्ट हो, तो इस बॉडी का कांटेक्ट पॉइंट ये, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी इसकी, ऐसे आएगी। कहाँ आएगी बेटा इसकी, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इस ब्लॉक की आ गई। अगर इस ब्लॉक की बात करें, ये ग्राउंड है, तो इसका क्या होगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी, इधर, क्योंकि इसका वेट तो कहाँ होगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी, इधर। बात समझ में आ रही है। मैं जस्ट नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, मैं बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ऐसे। और देखिए, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो ये स्फीयर का सेंटर, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी, इधर। बॉडी का वेट कहाँ होगा, नीचे। लेकिन हम एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करेंगे तो क्या आएगा, एन ही आएगा। अरे हाँ या ना, एन और एम जी बराबर थे, लेकिन हमें लेना क्या है, एन। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर। अगर मान लो एक इधर रखा हुआ है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से टेंजेंट डालेंगे और इसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। इधर देखो, ये मैंने लिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके ऊपर टेंजेंट डाला, और ये इसकी अगर नॉर्मल इधर है तो इसकी बेटा सेंटर की तरफ। बात समझ में आ रही है। अगर एक स्फीयर की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ जाएगी, एंड ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर फॉर ए स्फीयर। बात समझ में आ रही है। अगर एक स्फीयर की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ आएगी, अगर कोई बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है तो। अगर कोई बॉडी इसके ऊपर रखी हुई, मैंने कोई वेट की बात नहीं की, एन यहाँ वेट के बराबर ही होगा वैसे तो, लेकिन हमेशा एन लेना है। हमें क्या लेना है यहाँ पे, एन। क्लियर, बात समझ में आ गई। हमें क्या लेना है बेटा, एन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की हमने बात की, टेंशन की बात की, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की। अब बच गया फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में होता है टेंशन जैसा ही होता है, फ्रिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एक्चुअली देखो, ये बॉडी है, तो बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन ये हो गई, हमेशा बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर या कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होती है। फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल, आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स। ये एक डेरिवेशन बन जाता है, आगे जाके पढ़ने वाले हम लोग। इतने बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जो आगे जाके क्वेश्चंस में यूज करना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका यूज करके हमारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। क्या बोलते हैं इसको? FBD। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा FBD में क्या करना है अपने को? सबसे पहली बात एजम्पशंस, तो जरूरी नहीं है वैसे पहले वाला, लेकिन फिर मान लेते हैं। ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स बॉडीज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, सभी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। यहां नहीं, अप टू यूनिट फॉर लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सभी में। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, आगे जाके रोटेशन पढ़ेंगे, वहां पता लगेगा कैसे क्या होता है। ठीक है। जनरली हम जो भी बड़ी बॉडी होगी उसको पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट की तरह लाई करे नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बहुत दूर हो। ठीक है। जैसे मैं एक स्टार को देख रहा हूँ, क्या स्टार बिल्कुल पॉइंट है? नहीं, स्टार बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मुझे पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। समझ गए आप? सेकंड, ऑलवेज टेक फोर्स ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगे हैं हमें उनकी चर्चा करनी है, बॉडी किसके ऊपर क्या लगा रही है वो नहीं लेना। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सूडो फोर्स, तो ये वहां चर्चा करेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो छोड़ो, सिर्फ दो ही बातें, ऑब्जेक्ट को पॉइंट जो मानना है और फोर्स बॉडी के ऊपर जो लग रहे हैं वो लेना है, उसके अलावा नहीं लेना। फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेम की वजह से तो किसी बॉडी में 3 फोर्स हैं और दूसरे फ्रेम में वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट है, इसलिए चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर? फिलहाल आपके लिए इतना समझना है, नोट करना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? इतनी बात आपके समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। तो कैसे क्या करें वो देखिए, हम क्वेश्चन लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात करें, सबसे पहले मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है m मास की। ठीक है। ड्रॉ FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले मास के लिए ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, तो mg तो इसका खुद का, mg तो इसका खुद का, अरे बोलो। ठीक है। और इसके ऊपर देखो, यहां मैंने क्या बताया था, mg इसका, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, समझ रहे हो ना? और इस सरफेस के ऊपर रिएक्शन की वजह से क्या आएगा, n। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। तो mg इसका, इसका क्या हो गया, f, अरे हाँ या ना, सॉरी n, नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है। फॉर सरफेस, सरफेस की अगर बात करूं, ये सरफेस था, इसको पॉइंट मान लो, समझ रहे हो ना? तो इस सरफेस की बात करें तो क्या, इस सरफेस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? इस सरफेस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, जरा बताओ। ये बॉडी थी, इस बॉडी के ऊपर क्या था, mg खुद का और n लग रहा था, बैलेंस। इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, सरफेस कहाँ लगा रहा है वो नहीं, इसके ऊपर क्या लग रहा है। तो इसके ऊपर देखो, एक तो आपके पास mg आ रहा है जो बॉडी का, एक आ रहा है n। ठीक है ना? हमें क्या लेना है यहाँ पे, n। ये इसलिए मैंने बोला था आपको कि mg होगा, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर अपोजिट होने चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे, n। तो हमारे पास n इक्वल टू mg, ये आ गया। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। अरे बोलो, बॉडी रेस्ट पे, और बॉडी रेस्ट पे है तो आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। आगे बढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ में, तो n mg के बराबर आ जाता है। यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई। तो ये जो रिएक्शन है वही इसके ऊपर लेनी है आप लोगों को। क्लियर? और देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
फ्री बॉडी डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो एक पुल्ली का क्वेश्चन लेते हैं। ये पुल्ली, यहाँ इसके ऊपर ये स्ट्रिंग, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है बेटा। ये M1 और ये M2, क्लियर, ठीक है। ड्रॉ FBD, ये मासलेस है तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। पहले बॉडी M1, तो पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये M1 हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसका मोशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन इसकी इधर, इसकी एक्सेलरेशन इधर। एक्सेलरेशन में पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, ये M1 है तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे। क्या स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, पता है आपको, तो ये टेंशन कहाँ आने वाली है, ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। तो क्या FBD ये बन गया प्रॉपर, क्लियर है। इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया। इस बॉडी की अगर मैं बात करूं, दिस इज M2, दिस इज M2G, अरे बोलो, ठीक है। ऊपर क्या, टेंशन, इसकी एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये ले लो। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। FBD से इक्वेशन आराम से बन सकती है, और आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है 9th में, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे यूज करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। यहाँ से बड़े आराम से, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक्चुअली अभी सिंपल इलस्ट्रेशन है, आगे जाके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, SCV के क्वेश्चन करेंगे और करेंगे, तो बड़ी बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है M मास की, ठीक है। ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहां देखो, मजा आएगा। सबसे पहले वेज, तो बेटा वेज कैसे है, ऐसे है। इधर देखा जाए तो मास, मास कैसे था भाई, ऐसे, क्लियर। दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। वे पहले इस मास की बात करते हैं। तो मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस के ये हो गया, ऐसा हुआ ना, ठीक है। नॉर्मल कहाँ जाएगा, इधर। क्या बात समझ में आ गई, नॉर्मल कहाँ जाएगा, इधर। मेरी बात समझ आ गई। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका वेट कहाँ पे होगा बेटा, वेट तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। N इधर हो गया, mg इधर हो गया, और कोई फोर्स इसके ऊपर, इधर, और वेट नीचे। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हम अभी, कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रिक्शन अब्सेंट, फिलहाल ये हो गया, ठीक है। कोई मूवमेंट भी नहीं है, फिलहाल ये रेस्ट पे है, ठीक है। इस वेज की बात करें तो वेज ही हो गया, तो इसका वेट खुद का नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है कि इसके ऊपर, एंडेस, इसकी रिएक्शन अलग, इसकी अलग। अरे बोलो, बात समझ में आ गई। नीचे वाले सरफेस के लिए इसका ये हो गया, अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ये सेंटर था इसका, इस सेंटर के ऊपर इसका वेट लग रहा है नीचे, एंडेस लग रहा है इधर। मुझे एक बात बताओ, ये मास है M, इसकी रिएक्शन इधर, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर इसकी जो रिएक्शन आई वो इधर आ रही है। क्या ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स डालेगा, कितना डालेगा, N आपको पता है। और N जब ये इधर डालेगा तो किधर आएगा बेटा, सेंटर की तरफ ही तो आएगा। तो क्या ये N इधर नहीं आएगा, बात समझ में आई, नहीं आई। ये समझ में आया, mg और N, ये आया, नहीं आया। इसको देखो अब, ठीक है। यहां अगर देखा जाए तो ये mg, इसके ऊपर नॉर्मल, एंडेस, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां ये बॉडी थी, इसकी रिएक्शन इधर गई थी, तो इसकी रिएक्शन इधर आएगी। अब समझ में आई बात, अरे बोलो, इस बॉडी की ऊपर गई थी तो इसकी रिएक्शन अपोजिट हो गई, यहाँ आएगी। और अगर ये यहाँ ऐसे आ रही है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, अरे बात तो एक ही है, इसके ऊपर गई या ऐसे गई, बोलो, ठीक है। तो ऐसे बना लो, एक ही बात। तो सेंटर की तरफ आ रही, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को। ड्रॉ कैसे करना है, जितने पॉसिबल फोर्स हैं वो सारे लेने हैं, एक भी छूट गया तो काम खत्म, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ गए। और देखिए
ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ गए ना। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जहाँ फोर्स दिखाई दे चिपका दो। और देखो ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे, सपोज करो ये मेरे पास एक सरफेस, मैंने इसके ऊपर एक बुक ली थी, एक ब्लॉक लिया था, मास m1, एक और ले लो m2। भाई ड्रो FBD ड्रॉ करनी, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ इसको। देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया, m1 ब्लॉक को मैंने ऐसे कर दिया अलग, और इसको मैंने ऐसे कर दिया अलग हवा में, और दिस इज सरफेस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करेंगे। ऊपर वाले का वेट कितना, m2g। अरे हाँ है ना, ठीक है m2g इसका वेट, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन कितनी मान ले, n1। अरे बोलो, ऊपर वाले का वेट m2g है, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, n1। ठीक है भाई, अब ऊपर वाला इसके ऊपर रखा हुआ है भाई, ऊपर वाले का वेट इतना, इसके ऊपर रिएक्शन आएगी क्योंकि ये बैलेंस है तो इसको कहीं ना कहीं से बैलेंस करेगा, फोर्स को बराबर करेगा, n1 आ गया। अब ये बताओ, ये वाला इसके ऊपर रखा हुआ है तो कितना फोर्स डालेगा इसके ऊपर, ऐसे डालेगा, कितना डालेगा, m2g या n1, सोचो, n1, क्या डालेगा, n1। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात आई, ये m1 है, तो m1 का वेट क्या हो गया बेटा, m1g। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये किसके ऊपर रखा हुआ है, इस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड ने इस पे कितना लगाया, n2 मान लेते हैं, ग्राउंड ने इस पे कितना लगाया, n2। तो बेटा इस ग्राउंड के ऊपर कितना लगेगा, ग्राउंड पर कितना लगा, m2 या m1g, n2। बात समझ में आई। अब देखो फिर से देखते हैं, ये m2 था, m2 का खुद का क्या हो गया, m2g, और नीचे वाले की रिएक्शन क्या आ गई, n1। बात समझ में आ गई। सेकंड बॉडी की बात करें तो m1 है, तो m1 जो है इसका खुद का तो हो गया m1g, नीचे वाली बॉडी ने इस पे कितना लगाया, क्या माना था हमने, n2 लगाया नीचे वाले सरफेस ने। लेकिन मुझे ये बताओ, इस बॉडी के ऊपर भी तो लगा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर m2 बॉडी है, तो ऊपर वाली बॉडी का फोर्स क्या होगा, मैंने क्या कहा था आपसे, फोर्स ऑन द बॉडी लेना है, वो कहाँ लगा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके ऊपर वाली का क्या है, ऊपर वाली का m2g है, और ऊपर वाले के ऊपर रिएक्शन n1 है, तो अपोजिट क्या आएगा, n1। हमेशा रिएक्शन लेनी है, समझ रहे हो। तो ऊपर वाली का क्या आया, ऐसे बना दूं, n1, ऊपर वाली का क्या आया, n1। तो n2 किसके बराबर हो गया, n1 प्लस m1g। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात। भाई सब कुछ रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो सारे फोर्स बराबर होते हैं, पता है, आगे पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ में, ये दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो वहां पे नेट फोर्स बराबर। फिलहाल ये बात समझो, ये सिंगल बॉडी थी, सिंगल फोर्स, इस बॉडी के ऊपर एक और है, इस बॉडी का खुद का n2 और m1g, और ऊपर वाली जो बॉडी है m2, उस बॉडी की वजह से इस पे कितना फोर्स आ रहा है, आपको पता, रिएक्शन लेनी होती है तो n1। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस बॉडी का खुद का और ऊपर वाली का अलग से आ जाएगा। ठीक है, दो बातें आ गई। अब बात करेंगे सरफेस की। तो सरफेस की बात करें तो सरफेस पे देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस की बात करें तो इन दोनों बॉडी की रिएक्शन क्या आ रही है, इसके ऊपर क्या जा रही है, n2 जा रही है ना, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, n2। भाई इसने जो लगाया वो इसके ऊपर लगाया, इस सरफेस को ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। मैं जमीन पर लेट गया और मेरे ऊपर 5 आदमी और लेट गए, वैसे तो मेरे अंदर कुछ नहीं बचेगा फिर, लेकिन फिर भी मेरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, मेरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, तो ग्राउंड मेरे से रिश्ता रखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो मेरे ऊपर लगाएगा जो लगाएगा, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो ये टोटल n2 है, ये टोटल n2 है। और यहां देख सकें n2 किसके बराबर है, n1 प्लस mg, n1 प्लस m1g। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो ये FBD है, सबके ऊपर अलग अलग करके फोर्स हम देख सकते हैं। इसका यूज करके बड़ी आसानी से काम आसान हो जाता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका यूज, मतलब न्यूटन्स लॉ जो मोशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या होता है, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, और कैसे किस टाइप के जेईई में और नीट में पूछ जाते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।